नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। तो भागवान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे माइट के विषय में जानकारियां साझा करने जा रहे हैं जिससे हमारा हिमालय के क्षेत्र में हर दूसरा भागवान भाई परेशान होता है। जी हाँ भागवान भाइयों, हम जिस माइट की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है रेड माइट, जिसको रेड माइट के नाम से जाना जाता है। ये रेड माइट आमतौर पर दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं यूरोपियन रेड माइट और दूसरे तरह के माइट को कहते हैं भागवान भाइयों टू स्पॉटेड रेड माइट या फिर टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट भी इसको कहा जाता है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, मैकडैनियल स्पाइडर माइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन माइट्स के लाइफ साइकिल के साथ साथ प्लांट्स की लीफ पर पड़ने वाले प्रभाव व समाधान की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारा बागवान भाइयों से हमेशा यही आग्रह रहता है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर तरह की जानकारी हम माइट से संबंधित जो भी जानकारी है आप लोगों के मध्य साझा कर सकें। बागवान भाइयों, इन माइट्स का जीवन चक्र 12 महीने से तक चलता रहता है, यानी कि पूरे साल इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। यदि इनको कंट्रोल ना किया जाए तो सर्दी में भी ये एक्टिव रहते हैं और समर बोलो या फिर हमारा जो स्प्रिंग सीजन बोले, इन सभी सीजन में ये एक्टिव रहते हैं। सर्दी में ये दोनों तरह के माइट बीमों में टहनियों के खुरदुरे जो पार्ट्स होते हैं उनमें रहते हैं या फिर तौलिए में या फिर जो खरपतवार होते हैं उन सभी जगह पर ये विद्यमान रहते हैं अंडों के रूप में। जो फीमेल यूरोपियन रेड माइट होती है उसके पीठ पर कतार में दोनों तरफ सफेद रंग के गोले होते हैं भागवान भाइयों, इसकी ये पहचान होती है। और जो मैकडैनियल फीमेल हमारे माइट्स होती है, स्पाइडर माइट होती है, इसके भी बैक साइड में दोनों तरफ एक एक ब्लैक स्पॉट होते हैं। जो होती है यूरोपियन रेड माइट, इसके वाइट स्पॉट होते हैं भागवान भाइयों। और जो हमारी मैकडैनियल स्पाइडर माइट होती है इसके केवल एक एक दोनों साइड ब्लैक स्पॉट होते हैं। डोरमेंसी में ये बगीचे में लाल रंग के अंडे को रूप में विद्यमान रहते हैं, चाहे हमारे जैसे पहले भी बताया था मैंने जो खुरदुरे पार्ट्स होते हैं उनमें ये विद्यमान रहते हैं। और जैसे ही स्प्रिंग का सीजन शुरू होता है ये भी अपना जीवन चक्र शुरू कर देते हैं। जिस तरह हमारे प्लांट्स अपना जीवन चक्र शुरू करते हैं बागवान भाइयों, उसी तरह ये माइट्स भी अपना जीवन चक्र शुरू कर देते हैं। बागवान भाइयों, जब प्लांट्स पर टाइट क्लस्टर का समय होता है या ग्रीन टिप से लेकर टाइट क्लस्टर का समय होता है तब ये अपना जीवन चक्र शुरू कर लेते हैं। जो हमारी ये रेड माइट है पिंक बड पर तक ये इन अंडों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। टाइट क्लस्टर से लेकर पिंक बड तक ये अंडे से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और लगभग ये 1 से 2 हफ्ते में ये अपनी अंडे से बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं और ये लार्वा बन जाते हैं। बच्चे जिनको कहते हैं, जो लार्वा होते हैं ये एक तरह के माइट के बच्चे होते हैं। जैसे ही ये लार्वा यानी कि बच्चे बाहर निकलते हैं तो ये फीड के लिए, भोजन के लिए नई हरी पत्तियों पर घूमने लग जाते हैं। ज़्यादातर तो ये जो बच्चे होते हैं बागवान भाइयों, जो ये लार्वा होते हैं ये पत्ती के बैक साइड में बॉटम में रहते हैं और वहीं पे अपना भोजन करते हैं। जो क्लोरोफिल भी जो भी है हरी पत्तियाँ उनको ये चाटते हैं, चूसते हैं। और जो अडल्ट माइट होते हैं ये पत्तों के दोनों तरफ अपना भोजन करते हैं, चाहे बैक साइड बोले या फिर ऊपर वाली साइड के बोले, ये हर तरफ अपने फीड कर लेते हैं। तो भागवान भाइयों, टाइट क्लस्टर या फिर पिंक बड पर आप लोगों को सलाह दी जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस समय हमने फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। तो जो यहाँ पे ऑर्गेनिक हम यूज़ कर सकते हैं HMO को। HMO की यहाँ पर 200 लीटर के पानी में
4 लीटर HMO को मिलाना होता है। 196 लीटर पानी और 4 लीटर HMO को ही हमने यहाँ पर मिलाना होता है। HMO से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए भागवान भाई ऊपर दिए गए जो आई बटन है इसके माध्यम से विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो भागवान भाइयों बात करते हैं पेटल फॉल की। पेटल फॉल पर भी ये जो माइट्स है इनकी संख्या बढ़ने लगती है। यह वो अवस्था होती है भागवान भाइयों जब माइट जो फीमेल और मेल माइट्स होते हैं आपस में मेट कर लेते हैं, आपस में ये मिलन कर लेते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाना शुरू कर लेते हैं। मिलन के 2 दिन के पश्चात ही जो मादा माइट होती है वो अंडे देना शुरू कर लेती है। 2 दिन के पश्चात ये लगभग 15 दिन तक ये 10 से 15 दिन तक ये कार्य पूरा कर लेती है और इसका जीवन चक्र जो बना रहता है मेट करने के पश्चात वो लगभग भागवान भाइयों 15 से 20 दिन तक रहता है। 15 से 20 दिन तक ये जीवित रहती है और तत्पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। इस जीवन अवधि में ये लगभग 30 से 35 अंडे देती है भागवान भाइयों जो फीमेल माइट होती है। और जो फर्टाइल फीमेल माइट होती है भागवान भाइयों ये अपने वंश को बढ़ाने के लिए दोनों तरह के माइट्स के अंडे देती है, जिससे फीमेल भी और मेल दोनों तरह के माइट पैदा होते हैं। जो अनफर्टाइल होती है भागवान भाइयों उससे केवल मेल माइट ही पैदा होते हैं और इनका जीवन चक्र आगे नहीं चल पाता है। तो भागवान भाइयों इनका जो वंश है 1 साल में लगभग 8 जनरेशन चलती है इनकी भागवान भाइयों। 8 तरह के वंश इनके 1 साल में चलते हैं यदि हम इनका कंट्रोल समय रहते ना करें। जो इन माइट्स के अंडे हमारे गर्मी के मौसम में होते हैं भागवान ये पत्तों पर होते हैं। पत्ते के दोनों साइड हो सकते हैं। पत्तों की जो रिब होती है मिड रिब होती है या फिर वीन होती है भागवान भाइयों वहाँ पर इसके अंडे हमें आमतौर पर देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह के माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है, हम इनको आँखों से देख सकते हैं। गर्मी में ये माइट अंडों से बाहर निकलने के लिए 10 दिन का समय लेते हैं, अपना चक्र 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। लेकिन डोरमेंसी की अगर बात करें भागवान भाइयों या फिर सर्दी की बात करें तो ये लगभग कम से कम 25 दिन का समय ये ले लेते हैं इससे बाहर निकलने के लिए, जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। भागवान भाइयों डोरमेंसी में ये फिर से अपने पहले वाली अवस्था में चले जाते हैं। जो प्लांट्स के खुरदुरे पार्ट होते हैं बीमे होते हैं उनमें ये फिर से अपने एग छोड़ देते हैं और आने वाले टाइम जो स्प्रिंग होता है नेक्स्ट जनरेशन वहाँ से फिर से शुरू कर लेते हैं। तो पेटल फॉल पर भी भागवान भाई इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। जो केमिकल है भागवान भाइयों यहाँ पर इंसेक्टिसाइड के रूप में ओब्रॉन का छिड़काव कर सकते हैं। ओब्रॉन की 60 ml मात्रा का 200 लीटर के पानी में मिलाना होता है और इसका छिड़काव करना होता है। वैसे तो भागवान भाइयों को केमिकल का यूज़ करने के लिए हम कभी भी सलाह नहीं देते हैं, फिर भी आप इस कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमारे बागों में बहुत ज़्यादा माइट्स की प्रॉब्लम है। तो भागवान भाइयों अब बात करते हैं इन माइट्स के जीवन चक्र में हमारे बगीचे के जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, पत्तियां होती है और फल होते हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव की। ये अक्सर हाल ही की उगी हुई पत्तियों को अपना शिकार बनाते हैं। जो ये रेड माइट होते हैं ये फल को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और बर्बाद कर देते हैं। इनकी मार पहले तो पत्तियों पर पड़ती है और फिर धीरे धीरे फल को भी प्रभावित कर लेते हैं। ये रेड माइट क्लोरोफिल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये पत्तियों से क्लोरोफिल को चाट लेता है भागवान भाइयों, चूस लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों का रंग बदल जाता है, पत्तियों का रंग भूरा हो जाता है और फलों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भागवान भाइयों पौधे पत्तियों के माध्यम से ही भोजन संबंधी क्रियाओं को पूरा करते हैं। फलों को पर्याप्त पोषण ना मिलने के परिणाम स्वरूप फलों का कलर व क्वालिटी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है और साथ ही साथ माइट से जो प्रभावित प्लांट्स होते हैं उनमें अगले साल भी फूल व फल कम लगते हैं। तो भागवान भाइयों अब बात करते हैं माइट के रोकथाम की, इससे संबंधित मैनेजमेंट की। भागवान भाइयों को जब भी लगता है कि हमारा पौधा माइट से ग्रस्त है, रेड माइट से ग्रस्त है, जो भी पौधा लगता है उस पौधे को बार बार सिंचित करें, वहाँ पर सिंचाई करें ताकि उस पौधे में पानी से संबंधित जो भी कमी हो रही है वो पूरी हो सके और उसके अंदर उचित मात्रा में पोषण जो है पोषक तत्व है पहुँच सके और रोगों से लड़ने की क्षमता भी उस प्लांट्स की बढ़ सके। उसके पश्चात भागवान भाइयों को क्या करना है,
अपने प्लांट्स में 2 से 3 रो के पश्चात एक चौड़ी पट्टी घास की छोड़नी होती है। पट्टी की चौड़ाई लगभग 1 फुट के आसपास होनी चाहिए बागवान भाइयों। इस चौड़ी पट्टी में हमारे पैरासाइट जो कीट है पैदा होते हैं, और पैरासाइट्स कीट्स हमारे जो ये भी माइट्स वगैरह जो भी दुश्मन कीट होते हैं उनके खात्मे का काम करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरे विकल्प के रूप में हम यहाँ पर छिड़काव का प्रयोग कर सकते हैं बागवान भाइयों। तो बागवान भाई जब भी छिड़काव करते हैं तो बाज़ार में कई तरह के माइटीसाइड हमें यहाँ पर मिलते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड मिलते हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही सलाह देता हूँ कि इसके निवारण के लिए आप HMO का प्रयोग करें। HMO का प्रयोग सबसे पहले आप हाफ इंच ग्रीन टिप पर 400 लीटर HMO को 196 लीटर पानी में मिलाना होता है और इसका छिड़काव करना होता है। और साथ ही साथ बागवान भाइयों इसका प्रयोग आप लोग जो वालनट साइड होता है, अखरोट के दाने के जितना जब आकार होता है हमारे प्लांट का, उस समय भी HMO का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रेशो कम हो जाता है, 2 लीटर HMO का यूज़ करना होता है बागवान भाइयों हमने अखरोट के आकार के दाने पर। उस समय भी ये माइट को कंट्रोल कर लेता है। और भी मार्केट में बहुत सारे छिड़काव उपलब्ध है बागवान भाइयों जो ऑर्गेनिक नहीं है। जो ये HMO ये ऑर्गेनिक छिड़काव होता है, और जो हमारे ओबरॉन हुआ या फिर दूसरे भी जैसे फेंजाक्विन इत्यादि हुआ, ये हमारे केमिकल होते हैं बागवान भाइयों। ओबरॉन का भी हम पेटल फॉल्स पर उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी 6 ml मात्रा को हमने 200 लीटर पानी के घोल में मिलाना होता है। जो फेंजाक्विन है इसको 2 बार हम छिड़काव इसका कर सकते हैं। एक तो अखरोट के दाने के जितने साइज़ पर इसका जो क्वांटिटी रहती है 50 ml 200 लीटर के पानी में। और दूसरा छिड़काव हम इसका कर सकते हैं भाइयों जब ग्रोथ स्टेज की होती है उसके 20 दिन पश्चात भी इसका मात्रा वही रहती है बागवान भाइयों 50 ml प्रति 200 लीटर के पानी में।